हेलो दोस्तों, आरएस प्री 2023 के लिए भारतीय संविधान से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से संबंधित आज की इस क्लास में 24 क्रेडिट ब्रह्मास्त्र कंटेंट वाला मॉडल पेपर 42वां दोस्तों आज आपके सामने लेकर आ चुका हूं, जो बहुत ही शानदार, बड़ा गजब का और ऑथेंटिक मॉडल पेपर है, जहां से दोस्तों आपके एग्जाम में आपको हूबहू भाई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और दोस्तों मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, अगर आपकी एग्जाम तक आपने दोस्तों हमारी से एग्जाम सीरीज के सभी मॉडल पेपर से अगर दोस्तों आपने कंटिन्यू देख लेना, तो आपकी एग्जाम में आपकी किस्मत कितनी औकात नहीं रहेगी कि आपकी सिलेक्शन को रोक ले। आप दोस्तों क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करोगे, ये दोस्तों मेरा आपसे वादा है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, इस 42वें मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन भाई बहुत ही गजब का प्रश्न है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने किस देश से न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से, स्विट्जरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से। देखिए दोस्तों, जो भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति ली गई है वो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यूएसए के संविधान से दोस्तों ली गई है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, बात करूं मैं न्यायिक समीक्षा की, तो न्यायिक समीक्षा को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, इस बात का ध्यान रखना। और न्यायिक समीक्षा का एक दूसरा नाम हो रहा है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन है ना, न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा और न्यायिक पुनरावलोकन, तीनों नाम दोस्तों एक ही है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर दोस्तों आपने भारतीय संविधान के, नोट करना, भारतीय संविधान के दोस्तों, भारतीय संविधान के है ना प्रमुख प्रमुख स्रोत, प्रमुख स्रोत दोस्तों, मतलब दोस्तों भारतीय संविधान में किस देश से क्या क्या लिया गया है ना, इसकी कंप्लीट डिटेल वाली क्लास अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर दोस्तों जरूर देखना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है, इसकी कंप्लीट डिटेल। इसी प्रकार दोस्तों अन्य देशों से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है, उन सभी की कंप्लीट डिटेल दोस्तों आपको इस क्लास में देखने को मिल जाएगी, जाकर दोस्तों जरूर देखना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इस क्लास को देखने के बाद जिंदगी में कभी दोस्तों आपका भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों गलत नहीं होगा, ये दावे के साथ दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत ही गजब की क्लास है दोस्तों, जाकर जरूर देखना। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, मैं बात करूं न्यायिक समीक्षा की, तो न्यायिक समीक्षा से संबंधित भी दोस्तों हमारे चैनल पर कंप्लीट क्लास दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आरपीएससी द्वारा आज तक के पूछे गए सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दोस्तों न्यायिक समीक्षा से संबंधित उसमें इंक्लूड है, जाकर दोस्तों जरूर देख लेना। ठीक है, तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यायिक समीक्षा की जो व्यवस्था है वो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों मौलिक अधिकार लिए गए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, उपराष्ट्रपति का फायदा लिया गया है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। तो उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई, क्या बोल रहा है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद है ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है? ठीक है जी, 6 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य का अधिकार, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, सहकारी संस्थाएं बनाने एवं चलाने का अधिकार, या सूचना का अधिकार। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, बात हो रही है अनुच्छेद 19 की, तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सहकारी संस्थाएं बनाने एवं चलाने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 में एक मौलिक अधिकार के रूप में दोस्तों जोड़ा गया है, और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले तब दोस्तों आप क्या करोगे, तब नोट करना 97वां संविधान संशोधन के तहत है ना, 97वां संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत दोस्तों अनुच्छेद 19 में सहकारी संस्थाएं बनाने एवं चलाने का मौलिक अधिकार के रूप में दोस्तों ये अधिकार जोड़ा गया है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि अनुच्छेद 19 के कौन से सब आर्टिकल में भाई ये अनुच्छेद जोड़ा गया है, तब दोस्तों आपको करना है अनुच्छेद अनुच्छेद 19 फर्स्ट सी में दोस्तों ये बात उल्लेखित है, सहकारी संस्थाएं बनाने एवं चलाने का अधिकार। ठीक है, आरपीएससी दोस्तों जैसा आपको क्वेश्चन पूछे ना वैसा ही दोस्तों आपको आंसर करना है। उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दोस्तों कौन कौन से भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो दोस्तों यहाँ पर नोट करना, 2 अनुच्छेद है। एक तो अनुच्छेद 21 में दोस्तों ये दोस्तों अधिकार हमको दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो एक हमारा 11वां मूल करते हुए ना, 11वां जो मूल करते हुए जो दोस्तों अनुच्छेद 51
एक के से दोस्तों संबंधित है। इस अनुच्छेद में भी दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। तो ये 2 अनुच्छेद है जिनमें दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है, इस बात का ध्यान रखना। तो उत्तर नंबर दोस्तों में से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 19 में सहकारी संस्थाएं बनाने चलाने का अधिकार दोस्तों जोड़ा गया है एक मौलिक अधिकार के रूप में। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो थोड़ी सी बातें दोस्तों आप ये भी ध्यान में रखना अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 51 के बारे में, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे मॉडल पेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, देखिए कितना गजब का प्रश्न दोस्तों, क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है भाई, किसने, है ना, किसने दोस्तों संविधान के चौथे भाग में रखे हुए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र का है। क्वेश्चन का लेवल देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन लेवल का प्रश्न है ना। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपको आपके एग्जाम में हूबहू दोस्तों देखने को मिलेंगे और मैं गारंटी के साथ दोस्तों बोल रहा हूँ ऐसा कंटेंट है ना, लोग दोस्तों आपको भारी भरकम फीस लेकर भी दोस्तों ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं कराते, क्योंकि दोस्तों मेहनत से तैयार किया गया कंटेंट है, रटा रटाए कंटेंट नहीं है भाई, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि भाई किसने हमारे भारतीय संविधान के चौथे भाग में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उनको दोस्तों भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र का है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या दोस्तों के.एम. मुंशी ने। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के चौथे भाग में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको दोस्तों भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र का है। नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और दोस्तों इसी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को नोट करना, बड़ी गजब की बात बता रहा हूं, इसी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को दोस्तों प्रारूप समिति का अध्यक्ष, है ना, प्रारूप समिति थी तो भारतीय संविधान सभा की प्रमुख समितियों में सबसे इंपॉर्टेंट समिति है ये प्रारूप समिति। इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल दोस्तों करा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर दोस्तों जरूर देखना। इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष दोस्तों कौन था, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर था। काफी बार दोस्तों एग्जाम में ये बात पूछी जाती है। इसके अलावा देखिए दोस्तों ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है ना, ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को दोस्तों भारतीय संविधान का दोस्तों क्या कहा जाता है, पिता एवं शिल्पकार कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। भारतीय संविधान का पिता व दोस्तों शिल्पकार किसे कहा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया आरपीसी द्वारा, तो दोस्तों इसी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक गजब की बात और बताता हूं मैं आपको कि इसी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दोस्तों अनुच्छेद 32 को, है ना, अनुच्छेद 32 को दोस्तों संविधान की क्या कहा है, आत्मा का है ना, संविधान की आत्मा का है, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको और बताता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 है, भारतीय संविधान के भाग 3 जिसमें दोस्तों मौलिक अधिकार उल्लेखित है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 को संविधान की आत्मा किसने कहा है, संविधान की आत्मा दोस्तों किसने कहा है, तो अब दोस्तों आपको करना है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 को संविधान की आत्मा कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा देखिए एक्चुअली में भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो दोस्तों उद्देशिका है ना, हमारी उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। तो आरपीसी भाई जैसा भी क्वेश्चन पूछे ना वैसा ही दोस्तों आपको आंसर करना है, एक भी क्वेश्चन दोस्तों सिंगल भाई छूटना नहीं चाहिए, कंप्लीट डिटेल दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है। क्या बोल रहा है, देखिए कौन नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची में दोस्तों शामिल नहीं है। देखिए भाई ऐसे क्वेश्चन है ना दोस्तों, वही कैंडिडेट दोस्तों सही कर सकता है जिसको कंप्लीट दोस्तों 11 के 11 है ना, 11 के 11 दोस्तों मूल कर्तव्य भाई कंठस्थ याद है ना, कंप्लीट दोस्तों याद है मूल कर्तव्य, वही दोस्तों कैंडिडेट ऐसे क्वेश्चन सही कर सकता है। जिस प्रकार दोस्तों मैंने आपको बताया था कि उद्देशिका जिसको याद है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों एग्जामिनर क्या करता है कि शब्दों का क्रम पूछ लेता है ना, शब्दों का क्रम पूछ लेता है, या दोस्तों उनका जो दोस्तों 1 2 3 4 नंबर है उनका दोस्तों क्रम पूछ लेता है। तो जैसा भी क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है। इसके लिए दोस्तों आपको 11 के 11 भाई मूल कर्तव्य कंठस्थ याद होने चाहिए। वैसे देखिए दोस्तों मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा दोस्तों एक रामबाण दोस्तों साबित हो गया ना। तो यहां पर देखिए दोस्तों मूल कर्तव्य से संबंधित क्वेश्चन है। क्या बोला है, मूल कर्तव्य की जो सूची में है वो शामिल नहीं है। मतलब कौन सा मूल कर्तव्य दोस्तों नहीं है, कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है। देखिए सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित करना, ये तो बिल्कुल है भाई। ईमानदारी से करों का भुगतान करना, या पर्यावरण की सुरक्षा करना, या दोस्तों देश की रक्षा करना। देखिए देश की रक्षा करना भी मूल कर्तव्य हमारा, और एनवायरमेंट की सुरक्षा करना भी दोस्तों मूल कर्तव्य हमारा, लेकिन ईमानदारी से करों का भुगतान करना इन 11 मूल कर्तव्यों में कहीं पर भी दोस्तों उल्लेखित नहीं है। उत्तर नंबर 2 दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है मूल कर्तव्य की ना, मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है। तो दोस्तों इनसे संबंधित मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल्स बताता हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, नोट करते जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य भाग
भाग 4A में दोस्तों उल्लेखित है भारतीय संविधान के। ठीक है, अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो दोस्तों अनुच्छेद का नाम आता है अनुच्छेद 51A में दोस्तों उल्लेखित है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों किस देश के संविधान से भाई लिए गए हैं? तो दोस्तों रूस के संविधान से लिए गए हैं। इस बात का भी दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है जी, है ना। किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में दोस्तों जोड़े गए हैं? तो दोस्तों नाम आता है सरदार श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर ना, श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों भारतीय संविधान में ये मूल कर्तव्य दोस्तों जोड़े गए हैं। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले कितने मूल कर्तव्य दोस्तों जोड़े गए थे? तो सबसे पहले दोस्तों 10 मूल कर्तव्य दोस्तों भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। 10 मूल कर्तव्य दोस्तों भारतीय संविधान में जोड़े गए थे सरदार श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर, है ना। और किस संविधान संशोधन के तहत दोस्तों जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत, 42वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों ये 10 मूल कर्तव्य भाई जोड़े गए थे। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 की बात कर रहा हूं मैं। 1976 के तहत भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्य दोस्तों जोड़े गए थे। अब भाई 11 मूल कर्तव्य है, तो 11वां मूल कर्तव्य दोस्तों कब जोड़ा गया था, है ना। 11वां जो मूल कर्तव्य है वो दोस्तों कब जोड़ा गया था? फिर 10 तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे, लेकिन जो 11वां मूल कर्तव्य है ये भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? तो दोस्तों नोट करना, जो हमारा 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है, ये दोस्तों 86वां संविधान संशोधन के तहत, है ना। 86वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों नोट करते जाएगा, संविधान संशोधन के तहत 86वां संविधान संशोधन, है ना, 2002 के तहत, 2002 के तहत दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य दोस्तों जोड़ा गया था। और दोस्तों अनुच्छेद 51A के में दोस्तों जोड़ा गया था। इस बात का ध्यान रखना। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछे ना वैसा ही भाई आपको आंसर करना है। बड़ा गजब का प्रश्न है दोस्तों, और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन तो दोस्तों ईमानदारी से करो का भुगतान करना, ये बात दोस्तों किसको मालूम होगी? जो इसको दोस्तों 11 के 11 मूल करते हुए कंटेस्ट दोस्तों कंप्लीट याद है ना, वही दोस्तों ऐसे क्वेश्चन दोस्तों, वही कैंडिडेट ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आसानी से भाई सोल्व कर सकता है। तो दोस्तों आपको 11 के 11 मूल करते हुए भाई याद होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों सोल्व करने के लिए। उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और बहुत ही बेहतरीन लेवल का दोस्तों पर्सन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, कितना गजब का प्रश्न है। देखिए स्टार लगा लेना भाई इस क्वेश्चन पर, तो है ना, एक क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार दोस्तों पूछा जाता है। देखिए कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते? भाई राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात हो रही है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यगण, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यगण, विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्यगण, या दोस्तों विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यगण। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य दोस्तों इसमें भाग नहीं लेते राष्ट्रपति के चुनाव में, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर हम आपको बात करूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो दोस्तों संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, नोट करते जाएगा, सभी निर्वाचित सदस्य। अब दोस्तों संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों में कौन कौन आ गए? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी आ गए और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भी आ गए। ठीक है, ये तो दोस्तों संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों के रूप में आ गए। ये तो हो गया 1 नंबर बात। 2 नंबर पे दोस्तों नोट कीजिएगा, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये हो गया 2 नंबर पे। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य दोस्तों भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में भाई भाग लेते हैं, इस बात का ध्यान रखना। 3 नंबर पे दोस्तों नोट करना, दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी दोस्तों इस भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों भाग लेते हैं, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन देखिए ये पूछ ले कि दिल्ली व पुदुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं वो दोस्तों किस संविधान संशोधन के तहत दोस्तों ये इनको दोस्तों अधिकार दिया गया? तो दोस्तों नोट करना यहाँ पर दोस्तों नोट करना 70वें संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत जो बोल रहा हूँ वो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। 70वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली व पुदुचेरी के सदस्य, है ना, पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य दोस्तों भाग लेते हैं, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछ ले कि दिल्ली व पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं किस संविधान संशोधन के तहत? तो 70वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों ये काम भाई संभव हुआ है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारे दोस्तों में से इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसा दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछे आरपीएससी वैसा ही दोस्तों आपको आंसर करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है, क्या बोल रहा है, कौन यह तय करता है कि अमुक विधेयक, मतलब कोई विधेयक दोस्तों धन विधेयक है या नहीं? तो दोस्तों ये कौन तय करता है कि कौन सा विधेयक दोस्तों धन विधेयक है या दोस्तों कौन सा विधेयक गैर विधेयक है? तो दोस्तों ये कौन तय करता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा का अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर, या दोस्तों हमारा
पीएम, ठीक है, प्रधानमंत्री। बताइए दोस्तों ये कौन तय करता है? तो भाई हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये लोकसभा का स्पीकर है, वो दोस्तों तय करता है कि ये विधेयक भाई धन विधेयक है दोस्तों या नहीं है। ये बात दोस्तों कौन तय करता है? तो उत्तर नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा का स्पीकर दोस्तों ये बात तय करता है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं बात करूं धन विधेयक की, तो दोस्तों इसका उल्लेख है, इसका उल्लेख है वो दोस्तों अनुच्छेद 110 में भाई, है ना, एक मिनट रुके। धन विधेयक का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 110 में दोस्तों किया गया है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। और दोस्तों राज्य के बारे में दोस्तों अगर धन विधेयक की मैं बात करूं, तो दोस्तों अनुच्छेद 109 में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है राज्य के संदर्भ में। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और केंद्र के संदर्भ में 110 में दोस्तों धन विधेयक की डेफिनेशन दोस्तों दी गई है। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बड़ा आसान सा प्रश्न है ये। तो क्या बोल रहा है कि राज्यसभा में राजस्थान को कितने स्थान प्राप्त हैं, है ना। राज्यसभा की बात हो रही है, तो दोस्तों राजस्थान को कितने स्थान प्राप्त है भाई? तो उत्तर नंबर दोस्तों 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 स्थान प्राप्त है ना। राज्यसभा में राजस्थान की 10 सीटें हैं। इसके अलावा लोकसभा में दोस्तों 25 सीटें हैं। और दोस्तों राजस्थान विधानसभा की टोटल कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों 200 सीटें हैं। ये राजस्थान विधानसभा की सीटें भाई, है ना। राजस्थान विधानसभा की सीटें दोस्तों 200। लोकसभा की सीटें कितनी है? 25 राजस्थान में। और दोस्तों राज्यसभा की जो सीटें हैं वो दोस्तों कितनी है? 10 सीटें हैं। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये बड़ा आसान सा प्रश्न था। अब दोस्तों आप सोच रहे हो कि इतने आसान से प्रश्न दोस्तों एग्जाम में थोड़े आते भाई। जो थोड़े दिन पहले जो ईओआरओ की एग्जाम लगी थी ना, ईओआरओ की, उसमें दोस्तों राजस्थान में कितने विधानसभाओं की सीटें, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। इतना आसान प्रश्न है ना, तो एग्जामिनर भाई कुछ भी पूछ सकता है, किसी को दोस्तों हल्के में नहीं लेना चाहिए, है ना। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा ही गया है ना आरपीएससी द्वारा, क्योंकि आरपीएससी का दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो मैं आपको सोल्व करा रहा हूं। ये ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आरपीएससी भाई कुछ भी पूछ लेते हैं, इसका कोई दोस्तों फिक्स नहीं है, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्य गण हो सकते हैं? अधिकतम मतलब दोस्तों राजस्थान की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित, है ना, सीएम सहित दोस्तों कितने सदस्य हो सकते हैं, कितने मंत्री हो सकते हैं, है ना। 12, 15, 25 या दोस्तों 30। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम दोस्तों 30 मंत्री हो सकते हैं। उत्तर नंबर दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बहुत ही गजब का प्रश्न था। यहां पर देखिए दोस्तों ये बात भाई किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अगर आपको ये पूछ ले तो दोस्तों नोट करना, अनुच्छेद 164 फर्स्ट ए में दोस्तों ये बात उल्लेखित है। इस बात का ध्यान रखना कि दोस्तों राजस्थान की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक मंत्रियों की संख्या दोस्तों हो सकती है। अधिकतम मंत्रियों की संख्या वो दोस्तों 30 हो सकती है ना। इस बात का ध्यान रखना, मतलब 1 + 29 हो सकती है ना। एक तो मुख्यमंत्री और दोस्तों 29 मंत्री हो सकते हैं। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और ये बात दोस्तों किस संविधान संशोधन के तहत दोस्तों उल्लेखित है ना, तब दोस्तों आपको करना है। देखिए 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन के तहत, 91वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों मंत्री परिषद का आकार क्या किया गया था? निश्चित किया गया था। इस बात का ध्यान रखना, मंत्री परिषद का आकार है वो दोस्तों निश्चित किया गया था। मतलब दोस्तों कहने का मतलब मेरा यह है कि दोस्तों राज्य मंत्री परिषद में, ना, राज्य मंत्री परिषद में दोस्तों मुख्यमंत्री सहित, है ना, मुख्यमंत्री सहित उनके कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक, 15% से अधिक दोस्तों, 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं होगी। और दोस्तों जो न्यूनतम मंत्रियों की संख्या है वो दोस्तों कितनी होगी? 12 हो सकती है भाई, है ना। 12 हो सकती है। यहाँ पर मैं 12% नहीं बोल रहा हूँ, 12 हो सकती है। इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर तो क्या बोल रहा है कि राज्य मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी होगी मुख्यमंत्री सहित? तो दोस्तों 30 हो सकती है। लेकिन दोस्तों न्यूनतम कितनी हो सकती है? तो 12 हो सकती है। इस बात का ध्यान रखना, है ना। क्वेश्चन दोस्तों कहने का मतलब मेरा यही है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। और ये बात दोस्तों आपको पूछ ले कि राज्य मंत्री परिषद का या केंद्रीय मंत्री परिषद का आकार दोस्तों किस संविधान संशोधन के तहत दोस्तों निश्चित किया गया, तब दोस्तों आपको करना है 91वां संविधान संशोधन के तहत, 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत दोस्तों ये आकार भाई निश्चित किया गया था। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है। उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30 मंत्रियों की संख्या हो सकती है राज्य मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई। क्या बोल रहा है? देखिए संसद से पारित कौन से बिल पर राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार, मतलब दोस्तों वीटो पावर की बात हो रही है, यहाँ पर वीटो पावर की बात हो रही है ना, निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है। मतलब दोस्तों राष्ट्रपति संसद से पारित कौन से बिल पर दोस्तों, कौन से विधेयक पर दोस्तों अपने वीटो पावर का यूज कर सकता है। कहने का मतलब दोस्तों इसका यह है, धन विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक या गैर
गैर धन विधेयक या दोस्तों ऐसा गैर धन विधेयक जिसे संसद ने राष्ट्रपति की सिफारिश पर विचार करके दोस्तों पुनः पारित किया है। तो दोस्तों यहाँ पर नोट करना, जो राष्ट्रपति है वो दोस्तों सामान्य विधेयक है ना, सामान्य विधेयक का मतलब दोस्तों जो गैर धन विधेयक होता है उस पर दोस्तों अपनी वीटो पावर का यूज कर सकता है, इस बात का ध्यान रखना। न तो दोस्तों राष्ट्रपति धन विधेयक पर दोस्तों अपने वीटो पावर का यूज कर सकता है, न दोस्तों संवैधानिक संशोधन जो विधेयक होते हैं उन पर दोस्तों यूज कर सकता है, न दोस्तों ऐसा गैर धन विधेयक जिसे संसद ने राष्ट्रपति की सिफारिश पर दोस्तों विचार करके पुनः पारित किया हो, ऐसे धन विधेयक पर भी दोस्तों है ना राष्ट्रपति क्या कर सकता है, निषेध अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, केवल दोस्तों गैर धन विधेयक पर या सामान्य विधेयक भी बोल सकते हैं इसको, सामान्य विधेयक पर दोस्तों राष्ट्रपति अपने वीटो पावर का यूज कर सकता है, इस बात का ध्यान रखना। और ये वीटो पावर की जो शक्ति होती है ना राष्ट्रपति की, ये दोस्तों संविवेकीय शक्ति होती है, सब विवेकीय शक्ति होती है, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों ये करता है, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले तो दोस्तों अनुच्छेद 111 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति अपने वीटो पावर का प्रयोग करता है किसी विधेयक पर, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, बहुत ही गजब का प्रश्न था, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है। क्या बोला है, किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है कि संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जो उसके मूलभूत ढांचे को दोस्तों बदले या बिगाड़े भाई, है ना। तो ये दोस्तों किस वाद में भाई क्या कहा गया है, गोलकनाथ केस में, केशवानंद भारती बनाम केस में, मिनर्वा मिल्स केस में, या दोस्तों मंडन केस में। आवाज नहीं आ रही क्या, कटकट आ रही है, कटकट आवाज आ रही है क्या, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि किस वाद में दोस्तों ये व्यवस्था कही गई है कि संविधान में ऐसा कोई संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा जो उसके मूल ढांचे को दोस्तों बदले या बिगाड़े। तो दोस्तों ये किस वाद में भाई कहा गया है, तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, है ना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में दोस्तों ये बात भाई कही गई है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, और इसी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में के तहत दोस्तों है ना जो हमारी उद्देश्य का है प्रस्तावना है वो दोस्तों भारतीय संविधान का अंग है ना, भारतीय संविधान का क्या है, अंग है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है। ये बात किसमें कही गई है, इसी केशवानंद भारती बनाम 1973 में दोस्तों ये बात कही गई है कि भारत की जो उद्देशिका है वो दोस्तों भारतीय संविधान का अंग है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बात इसी में कही गई है। तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक बात और कही गई है इसी भारतीय में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कि दोस्तों अनुच्छेद 368 है ना, अनुच्छेद 368 के संविधान, अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन के अंतर्गत है। मतलब दोस्तों कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 368 में दोस्तों अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के अंतर्गत दोस्तों संविधान किया जा सकता है ना, इस बात का ध्यान रखना। मतलब दोस्तों कहने का मतलब क्या है, नहीं समझे क्या है कि दोस्तों अनुच्छेद जो 368 है ना, अनुच्छेद जो 368 है, यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने मतलब सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि संविधान में ऐसा कोई संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता जो उसके मूलभूत ढांचे को बदले या दोस्तों चेंज करे या बिगाड़े, है ना। तो किस वाद में दोस्तों ये बात कही गई है, गोलकनाथ केस में, केशवानंद भारती बनाम में, या मिनर्वा मिल्स केस में, या दोस्तों मंडल केस में। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में दोस्तों 1973 में ये बात भाई कही गई है कि संविधान में ऐसा कोई भी संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा जो दोस्तों उसके मूलभूत ढांचे को बदले या दोस्तों चेंज करे। ठीक है, ये बात केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कही गई है। और इसी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में दोस्तों यह बात भी कही गई है कि दोस्तों अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, है ना, 368 के अंतर्गत दोस्तों संविधान संशोधन किया जा सकता है ना, संविधान संशोधन किया जा सकता है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना है। ये बात भी किसमें कही गई है, इसी केशवानंद भारती बनाम 1973 केरल राज्य में दोस्तों कही गई है। और यहाँ पर एक बात और नोट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के तहत दोस्तों जो हमारी भारत की उद्देशिका है या दोस्तों जो प्रस्तावना है वो दोस्तों भारतीय संविधान का दोस्तों क्या है, अंग है ना। एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि दोस्तों भारत की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग है, किस वाद में कहा गया है, तो दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में दोस्तों कहा गया है कि भारत की उद्देशिका भारतीय संविधान का अंग है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी वाद में दोस्तों ये बात कही गई है। तो आरपीएससी जैसा दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछे ना वैसा ही आपको आंसर करना है, उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान की किस अनुसूची में भाई ग्राम पंचायतों के कार्यों का वर्णन है? 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में या दोस्तों 12वीं अनुसूची में? बहुत ही बेहतरीन लेवल का प्रश्न दोस्तों। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11वीं अनुसूची में दोस्तों ग्राम पंचायतों के कार्यों का वर्णन है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। अगर आपको पूछ ले कि ग्राम पंचायतों का संगठन है ना, ग्राम ग्राम पंचायतों का दोस्तों संगठन किस अनुच्छेद में दोस्तों उल्लेखित है, तब आपको करना है अनुच्छेद 40 में उल्लेखित है। और दोस्तों ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, मतलब ग्राम पंचायतों की जो अवधारणा है वो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 40 के तहत है ना, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये दोस्तों जो ग्राम पंचायतों के कार्यों का जो उल्लेख है वो दोस्तों 11वीं अनुसूची में दिया गया है, इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों नोट करना है यहाँ पर कि ग्राम पंचायतों से संबंधित जो उपबंध है वो दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों किए गए हैं, तब दोस्तों आपको करना है अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत दोस्तों ग्राम पंचायतों से संबंधित जो उपबंध है वो दोस्तों किए गए, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों जो भारतीय संविधान में जो 11वीं अनुसूची है वो दोस्तों किस संविधान संशोधन के तहत दोस्तों जोड़ी गई है, तब आपको करना है 73वां संविधान संशोधन के तहत, है ना, 73वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची दोस्तों जोड़ी गई है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, 1992 के तहत दोस्तों भारतीय संविधान में ये अनुसूची जोड़ी गई है। और दोस्तों इसमें कितने विषय हैं ग्राम पंचायतों के, तो दोस्तों 29 विषय को दोस्तों इसमें जोड़ा गया है, इस बात का ध्यान रखना। कितने विषय को? 29 विषयों को दोस्तों इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, इसके अलावा देखें दोस्तों यहाँ पर मैं साथ साथ बात कर लेता हूँ 12वीं अनुसूची की। तो दोस्तों 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान में 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है। 74वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। ठीक है, इसके अलावा भारतीय संविधान की जो 12वीं अनुसूची है ये दोस्तों नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। और इसमें दोस्तों नगर पालिकाओं से संबंधित कितने विषयों को जोड़ा गया है, तो 18 विषयों को दोस्तों इसमें जोड़ा गया है, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। और इस 12वीं अनुसूची से संबंधित जो अनुच्छेद है वो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है, तो दोस्तों अनुच्छेद 243W है ना, अनुच्छेद 243W है वो दोस्तों इस नगर पालिकाओं से संबंधित 12वीं अनुसूची से संबंधित दोस्तों संबंधित है, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। तो 9वीं अनुसूची दोस्तों भूमि सुधार से संबंधित है। और ये 9वीं अनुसूची दोस्तों ध्यान रखना, भारतीय संविधान का प्रथम संविधान संशोधन था ना, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। उसके तहत दोस्तों ये 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि मूल संविधान में तो 8 अनुसूचियां ही थी ना, तो इसके लिए इसके अलावा जो 9वीं अनुसूची है वो दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है। ठीक है, इसके अलावा 10वीं अनुसूची की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 10वीं अनुसूची बड़ी इंपॉर्टेंट है। 10वीं अनुसूची की बात करते हैं तो दोस्तों 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून से संबंधित है, दल बदल कानून से दोस्तों संबंधित है हमारी 10वीं अनुसूची। और ये दोस्तों नोट करना 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दोस्तों ये भारतीय संविधान में जोड़ी गई है, इस बात का ध्यान रखना। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दल बदल कानून से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है, तो 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल कानून दोस्तों पारित किया गया 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायतों के कार्य का जो उल्लेख हो दोस्तों 11वीं अनुसूची में भाई किया गया, उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, 2009 में राजस्थान के किस नगर में पंचायती राज की स्वर्ण जयंती का दोस्तों आयोजन किया गया था? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, नागौर। तो दोस्तों भाई नागौर में किया गया था, सीधा सा बात है, उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बड़ा आसान सा प्रश्न था। ठीक है, ध्यान में रखना, थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में वैसे पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये आरपीसी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राज्य की विधानसभा को निलंबित कर सकता है? भाई कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या दोस्तों राज्यपाल। तो दोस्तों राज्य की जो विधानसभा है उसको दोस्तों निलंबित कौन कर सकता है? तो हमारे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन भाई क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो राज्यपाल है वो दोस्तों राज्य की विधानसभा को निलंबित कर सकता है, या दोस्तों भंग कर सकता है, या दोस्तों विघटित कर सकता है, जैसा दोस्तों आपको ऑप्शन में देखने को मिले वैसा ही आपको आंसर करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य की विधानसभा को राज्यपाल निलंबित कर सकता है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है। क्या बोला है? संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत दोस्तों निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में कोटि में कौन कौन से शामिल है ना? ये बात दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताई थी कि दोस्तों अनुच्छेद 21 में ना, अनुच्छेद 21 में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया था। ये बात दोस्तों मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी? यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष में परिणाम की जरूरत नहीं है ना। तो अनुच्छेद 21 में दोस्तों जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है वो कौन सी आयु के बच्चों को भाई दिया गया है? 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को, वयस्क लोगों को, दोस्तों समाज के दुर्बल वर्ग को, है ना। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार दिया गया मौलिक अधिकार के रूप में वो दोस्तों अनुच्छेद 21 देता है। और इसके अलावा दोस्तों नोट करना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में दोस्तों कौन सा अधिकार देता है ना, कौन सा अनुच्छेद दोस्तों अधिकार देता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 51
1 के दोस्तों ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में दोस्तों है ना निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। इस बात का भी दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, जो हमारा 11वां मूल करते हुए, जो हमारा 11वां मूल करते हुए दोस्तों इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई, क्या बोल रहा है। देखिए शिक्षा के अधिकार के कानून के अंतर्गत शिक्षा संस्थाओं में समस्त दुर्बल वर्गों के लिए कितने प्रतिशत है ना स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा ब्लर हो रहा है भाई, दिख नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बोल के बता देता हूं कि अंतर्गत शिक्षा संस्थाओं में समस्त या समाज के दुर्बल वर्गों में कितने प्रतिशत स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 10, 15, 20 या दोस्तों 25 है ना। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25% आरक्षण, सॉरी 25 है ना, 25 स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और दोस्तों ये नोट करना किस संविधान के अनुच्छेद के तहत दोस्तों की गई है, तो अनुच्छेद 15 के तहत दोस्तों शिक्षा के अधिकार के कानून के अंतर्गत शिक्षा संस्थाओं में दोस्तों समाज के दुर्बल वर्गों के लिए है ना 25 स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। तो उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो दोस्तों गलती नहीं करना है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट वाला मॉडल पेपर 42वां दोस्तों। इससे पहले हमारे चैनल पर दोस्तों टोटल 41 मॉडल पेपर भाई कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी दोस्तों एकदम फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है, एक ऑथेंटिक, एक यूनिक और एक जेन्युइन कंटेंट के साथ दोस्तों तैयार किए गए मॉडल पेपर है। अगर आपने नहीं देखा तो उनका लिंक दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर दोस्तों जरूर देखना। बहुत ही बेहतरीन लेवल के मॉडल पेपर है, यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में आपको हूबहू भाई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और दोस्तों ऐसा कंटेंट है ना यूट्यूब पर तो दोस्तों शायद ही कोई दोस्तों आपको देता होगा भाई, है ना, ये गारंटी है मेरे दोस्तों, क्योंकि ऐसा कंटेंट दोस्तों भारी भरकम फीस लेकर भी बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान दोस्तों आपको प्रोवाइड नहीं कराती। लेकिन दोस्तों Q50 जीके पर आपको एक दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक यूनिक ऑथेंटिक कंटेंट दोस्तों देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। आपका भाई यार आपके साथ खड़ा है, आपके लिए मेहनत करता है, तो दोस्तों आपका फर्ज बनता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर नहीं किया है तो दोस्तों जरूर कर लेना, और दोस्तों वीडियो को लाइक करना है ना, और दोस्तों कमेंट करके मेरे को जरूर बताना ये क्लास आपको कैसे लगी। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।